जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी के साथ कुछ बहुत गलत होता है, वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है, घबराते हुए पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ता है, जो कि अपने आप में काफी डरावना होता है। बिल्कुल। और वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर से अपनी शिकायत दर्ज करने को कहता है, लेकिन तभी उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो मतलब हमने फिल्मों में या अपने आसपास अक्सर सुना है कि ये इलाका हमारे थाने के अंडर नहीं आता। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि आप दूसरे थाने जाइए। अब सोचिए उस इंसान पर उस वक्त क्या बीतती होगी। बहुत हताशा होती है। हाँ, हम सबने कभी ना कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब सिस्टम की ये कमियां पूरी तरह से बदलने वाली है? जी हाँ, और यही आज का हमारा मेन फोकस है। एकदम सही। आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हम इसी बड़े बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अविनाश साहू जी की एक बहुत ही डिटेल्ड चर्चा के नोट्स हैं। और ये नोट्स काफी गहराई से इस विषय को समझाते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है, ये समझना कि भारत में एफआईआर दर्ज करने का पूरा सिस्टम अब कैसे काम करता है। क्योंकि पुरानी व्यवस्था अब जा चुकी है। हाँ, उसकी जगह एक नए कानून ने ले ली है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में BNSS कह रहे हैं। तो चलिए इस नए लीगल भूल भुलैया को थोड़ा आसान भाषा में सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने शुरुआत में पुलिस स्टेशन वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो एकदम सटीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ कुछ लीगल किताबों के पन्ने बदलने का नहीं है। ये उस आम इंसान के नजरिए से सिस्टम को देखने का बदलाव है, जो इंसाफ मांगने जाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस पूरे शिफ्ट को देखें तो भारत में दशकों से क्रिमिनल मामलों की प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने के CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत चल रही थी। CRPC, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, लेकिन अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। इसके नाम पर गौर कीजिए, नागरिक सुरक्षा। मतलब फोकस बदल गया है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, इसका पूरा फोकस प्रोसीजर से हटकर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा पर आ गया है। ओके। हमारे जो सोर्सेज हैं, मनीष शुक्ला जी के नोट्स, वो भी यही बताते हैं कि FIR दर्ज करने के पुराने नियमों को अब एक नए सांचे में ढाला गया है। यही पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब जब भी कानून बदलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो चीजें हमें पहले से पता थीं, अब उनका क्या हुआ। बिल्कुल। जैसे FIR का नाम सुनते ही वकीलों या पुलिस वालों के मुंह से हमेशा सेक्शन 154 या धारा 154 निकलता था। हाँ, किसी भी पुलिस शो में इसका जिक्र जरूर होता था, है ना? लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के नोट्स से जो बात सामने आई है वो ये है कि अब नई संहिता में इसका एड्रेस बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। जो काम पहले CRPC की धारा 154 करती थी, अब वही काम BNSS की धारा 173 करती है। सही कहा, काम वही है, बस घर बदल गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल टर्म बार बार आता है, संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बिना तो FIR की बात अधूरी है, बहुत अधूरी है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम इस टर्म को एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। जरूर, इसे समझना बहुत जरूरी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध का सीधा सा मतलब है गंभीर किस्म के अपराध। जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग, रेप या डकैती। ओके, बड़े क्राइम्स। हाँ, ये ऐसे अपराध हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस तुरंत एक्शन लेने के लिए बाध्य होती है। इन मामलों में पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट के पास जाकर अरेस्ट वारंट लाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मतलब उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। पुलिस के पास पावर है कि वो सीधे FIR लिखे, तुरंत जांच शुरू करे और अगर जरूरत हो तो बिना वारंट के गिरफ्तारी भी कर ले। अच्छा, और जो छोटे मोटे मामले होते हैं उन्हें नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे किसी के साथ मामूली कहासुनी हो गई या कोई बहुत छोटा मोटा विवाद, वहां पुलिस सीधे FIR नहीं लिखती बल्कि NCR दर्ज करती है और कोर्ट जाने को कहती है। तो इसका मतलब BNSS की धारा 173 विशेष रूप से इन्हीं गंभीर मामलों से डील करती है। एकदम सही। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जब कोई बड़ा अपराध हो तो सिस्टम बिना किसी देरी के हरकत में आ जाए। अच्छा, तो धारा 173 एक तरह से पुलिस के लिए ग्रीन सिग्नल है कि मामला गंभीर है, अब तुरंत काम पर लगना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रोसेस की। मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन पहुंच गया है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट कर रहा है। पुराने सिस्टम में और इस नए सिस्टम में पेपर वर्क के लेवल पर एग्जैक्टली क्या होता है? हमारे नोट्स के मुताबिक ये प्रक्रिया काफी स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, इसे बहुत क्लियर रखा गया है।
अगर कोई मौखिक रूप से यानी बोलकर अपनी शिकायत बता रहा है तो पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उसे लिखे। और सिर्फ लिखना काफी नहीं है। वही तो, उसे वो शिकायत उस इंसान को पढ़कर सुनानी होगी और उसके बाद उस पर शिकायतकर्ता के साइन लिए जाएंगे, या अगर कोई साइन नहीं कर सकता तो उसका अंगूठा लगवाया जाएगा। और ये जो पढ़कर सुनाने वाला स्टेप है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सेफगार्ड है। वो कैसे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है वो सदमे में होता है, या हो सकता है कि उसकी भाषा और पुलिस ऑफिसर की भाषा में थोड़ा अंतर हो। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ऐसे में पुलिस अपनी सहूलियत या अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कुछ शब्दों को बदल सकती है, जिससे केस की पूरी दिशा बदल सकती है। ओहो, एक गलत शब्द और पूरा मतलब बदल जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए कानून ये सख्त हिदायत देता है कि आपने जो लिखा है वो शिकायतकर्ता को वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुनाइए, ताकि वो कंफर्म कर सके कि हाँ, मेरे साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। ये तो बहुत जरूरी ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो एक और बहुत अहम चीज होती है। पुलिस को उस एफआईआर की एक कॉपी शिकायतकर्ता को बिल्कुल फ्री में देनी होती है। बिल्कुल फ्री में? लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस आपको फ्री में कॉपी देगी और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन जमीनी हकीकत में हम जानते हैं कि पुलिस स्टेशन जाना, वहां घंटों बैठे रहना और फिर उस कॉपी की डिमांड करना, ये सब आम लोगों के लिए कितना डरावना काम होता है। बहुत झिझक होती है लोगों को। बिल्कुल। कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए शिकायत दर्ज नहीं कराते क्योंकि उन्हें वो पूरा थाना कचहरी का माहौल नहीं झेलना होता। सही बात है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इस नए कानून में, इस डिजिटल दौर को देखते हुए, कोई ऐसा तरीका है जिससे लोगों को थानों के चक्कर ही ना काटने पड़े? बिल्कुल है। और यहीं पर बीएनएसएस का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी अपग्रेड सामने आता है। अच्छा, क्या है वो? हम 21वीं सदी में हैं और फाइनली हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इस बात को मान रहा है। धारा 173 के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर या ईएफआईआर को लीगल मान्यता दे दी गई है। अरे वाह, मतलब ईएफआईआर? हाँ, इसका मतलब है कि अब आप ईमेल के जरिए या सरकार द्वारा तय किए गए ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या बात है! आपको तुरंत फिजिकल रूप से पुलिस स्टेशन में मौजूद होने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। सोचिए उन लोगों के लिए जो किसी अनजान शहर में है, या कोई महिला जो रात के वक्त थाने जाने में असुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो। उनके लिए ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल से सूचना देना एक गेम चेंजर है। ये तो वाकई मतलब एक बहुत बड़ी सहूलियत है। मैं अपने फोन से एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकती हूँ और वो एफआईआर बन जाएगी। हाँ, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आ रहा है। क्या? अगर ईमेल से एफआईआर दर्ज होने लगेगी तो लोग तो इसका खूब गलत इस्तेमाल करेंगे ना? फेक कंप्लेंट्स। हाँ, कोई भी किसी फर्जी ईमेल आईडी से अपने बॉस के खिलाफ, अपने पड़ोसी के खिलाफ या किसी भी बेगुनाह इंसान के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा देगा, सिर्फ परेशान करने के लिए। बिल्कुल। क्या कानून बनाने वालों ने स्पैम या झूठे मुकदमों की बाढ़ के बारे में नहीं सोचा? ये बहुत ही वैलिड कंसर्न है आपका, और कानून निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। कैसे? इसीलिए ईमेल या पोर्टल से भेजी गई शिकायत तुरंत एफआईआर में तब्दील नहीं होती। अच्छा, तुरंत नहीं होती? नहीं। हमारे पास जो वकीलों की चर्चा के नोट्स हैं, उनमें इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत भेजते हैं तो उसे एक एक कच्ची सूचना माना जाता है। ओके। इसके बाद शुरू होता है सबसे अहम स्टेप, सत्यापन या वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे होता है? कानून कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना मिलने के बाद पुलिस को उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं या फिजिकल तौर पर बुलाकर लिए जा सकते हैं, वो 3 दिनों के भीतर प्राप्त करने होते हैं। अच्छा, तो मतलब 3 दिन का एक बफर टाइम है। बिल्कुल। इस 3 दिन के भीतर पुलिस ये वेरीफाई करती है कि जिस इंसान के नाम से मेल आया है वो कोई असली इंसान है भी या नहीं, कि कहीं ये किसी का प्रैंक तो नहीं है। हाँ, या किसी फर्जी आईपी एड्रेस से तो नहीं भेजा गया। समझ गए। जब शिकायत करने वाला व्यक्ति सामने आकर यह तय किए गए लीगल डिजिटल माध्यम से ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये शिकायत मैंने ही भेजी है और मैं इस पर कायम हूँ, तब जाके वो पक्की होती है। एग्जैक्टली। तब जाके उस इलेक्ट्रॉनिक शिकायत को एक औपचारिक और लीगल एफआईआर का रूप दिया जाता है। ये तो काफी स्मार्ट है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है ताकि तकनीक का फायदा भी मिले और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों से बचाया भी जा सके। ये काफी लॉजिकल है, मतलब सुविधा भी है
और सुरक्षा भी है। बिल्कुल। अब चलिए उस पहले वाले सवाल पर वापस चलते हैं जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। जुरिस्डिक्शन वाला। हाँ। अधिकार क्षेत्र। हाँ। ये जो मेरे थाने का एरिया नहीं है वाला एक्सक्यूज होता है, वो आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करता है। बहुत ज्यादा। क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तो इंसान ये थोड़ी देखता है कि सड़क के इस पार इस थाने की बॉर्डर है और उस पार दूसरे थाने की। वो तो बस मदद चाहता है। बिल्कुल, वो तो बस पास वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है। इस नई संहिता बीएनएसएस में इस बाउंड्री वाले विवाद का क्या समाधान निकाला गया है? इस मुद्दे पर बीएनएसएस की धारा 173 बहुत ही कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाती है। अब कोई भी पुलिस अधिकारी ज्यूरिसडिक्शन का बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई पीड़ित उनके पास आता है और जो अपराध हुआ है वो किसी भी थाने के क्षेत्र में हुआ हो, चाहे वो दूसरे शहर में ही क्यों ना हुआ हो, पुलिस कानूनी रूप से बाध्य है कि वो उस शिकायत को दर्ज करे। वाओ! इसे ही लीगल भाषा में जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर, ये नाम काफी इंटरेस्टिंग है। इसे जीरो क्यों कहते हैं? इसे जीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई थाना अपने क्षेत्र से बाहर के अपराध की एफआईआर लिखता है तो वो उसे अपनी रेगुलर एफआईआर रजिस्टर का नंबर नहीं देता। अच्छा। वो उसे सीरियल नंबर 0 यानी 0 के तहत दर्ज करता है। ओके, समझ गई। दर्ज करने के बाद अब ये उस पुलिस स्टेशन और उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो जीरो एफआईआर को सुरक्षित रूप से उस सही थाने तक पहुंचाएं जिसके क्षेत्र में वो अपराध असल में हुआ है। मतलब अब भागदौड़ पुलिस करेगी, पीड़ित नहीं। बिल्कुल। इसका पूरा फलसफा ही ये है कि पुलिस के प्रशासनिक बंटवारे या थानों की भौगोलिक सीमाओं का खामियाजा कोई पीड़ित क्यों भुगते। सही बात है। सिस्टम का काम पीड़ित को न्याय दिलाना है, उसे एक थाने से दूसरे थाने फुटबॉल की तरह उछालना नहीं। ये वाकई एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। बताइए। हमने ये सारी बातें कर ली कि कानून में क्या लिखा है, धारा 173 क्या कहती है, जीरो एफआईआर कैसे काम करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार इन किताबों से बहुत अलग होती है। दुर्भाग्य से हाँ। मान लीजिए एक आम इंसान थाने जाता है, उसे ये नया कानून पता है, वो पुलिस वाले से कहता है कि सर आप जीरो एफआईआर दर्ज कर लीजिए, और पुलिस वाला मना कर दे। हाँ, वो फिर भी मना कर देता है, वो कोई ना कोई बहाना बना देता है या सीधे सीधे आनाकानी करता है। तो वो इंसान क्या करे? क्या सिस्टम वहां आकर ठप हो जाता? ये सबसे क्रिटिकल सवाल है और अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के नोट्स में इसका बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब मौजूद है। क्या है वो जवाब? देखिए, कानून कभी भी किसी एक व्यक्ति या अधिकारी की मनमानी पर खत्म नहीं होता। अगर लोकल पुलिस स्टेशन या वहां का एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दें तो आपको निराश होकर घर नहीं बैठना है। तो फिर क्या करना है? बीएनएसएस आपको एक एस्केलेशन मैट्रिक्स देता है। ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लिखित रूप में सीधे जिले के उच्च पुलिस अधिकारी को भेज सकता है। उच्च अधिकारी जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, या बड़े शहरों में डीसीपी को। आप ये शिकायत पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। ओके, तो सीधे बॉस के पास शिकायत जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जब एसपी या डीसीपी के पास वो चिट्ठी पहुंचती है तो उनका क्या रोल होता है? क्या वो सिर्फ उसे फाइल में रख देते हैं? नहीं, जब उच्च अधिकारी के पास वो शिकायत पहुंचती है तो उनका काम ये देखना होता है कि क्या इस शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के होने के सबूत या संकेत मिल रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, मामला तो गंभीर है और इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए था, तो उनके पास बहुत पावर होती है। वो क्या कर सकते हैं? वो या तो खुद इस मामले की जांच कर सकते हैं या फिर उस थाने के पुलिस अधिकारी को कड़ा निर्देश दे सकते हैं कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और ये निर्देश तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उच्च अधिकारी का ये निर्देश लोकल पुलिस के लिए पत्थर की लकीर होता है। ये तो हो गया पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का रास्ता। हाँ। लेकिन मान लेते हैं कि किसी वजह से वहां भी बात नहीं बनती। हाँ। कई बार लोगों को ये डर लगता है ना कि पुलिस महकमा तो एक ही है। भाईबंदी वाली बात। बिल्कुल, कि अगर नीचे सुनवाई नहीं हुई तो शायद ऊपर के अधिकारी भी अपने डिपार्टमेंट का ही बचाव करेंगे। ये डर लाजमी है। ऐसे में क्या उस पीड़ित के पास कोई और रास्ता बचता है, या उसे मान लेना चाहिए कि बस अब उसे न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल रास्ता बचता है। हाँ। और वो रास्ता न्यायपालिका का है, कोर्ट का। हाँ। अगर पुलिस का पूरा ढांचा फेल हो जाता है तो कानून ने आम नागरिक को एक अल्टीमेट वेपन दिया है। पीड़ित व्यक्ति एक वकील के माध्यम से या खुद सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकता है। अच्छा। हमारे नोट्स में इसका भी जिक्र है। एक बार जब आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं और मजिस्ट्रेट को ये संतुष्टि हो जाती है कि आपके साथ जो हुआ है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? तो मजिस्ट्रेट सीधे पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। वाओ। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है
तो पुलिस के पास मना करने का कोई स्कोप नहीं बचता। उन्हें एफआईआर लिखनी ही पड़ती है और उसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी पड़ती है। कमाल है। तो मतलब पहले पुलिस, फिर पुलिस के बॉस और अंत में सीधा कोर्ट। ये पूरी चेन इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी की आवाज दबाई ना जा सके। बिल्कुल, यही मकसद है इस पूरे सिस्टम का। अगर हम इस पूरी चर्चा को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो सहायक अधिवक्ता अविनाश साहू जी ने अपने निष्कर्ष में एक बहुत गहरी बात कही है। जी, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समराइज किया है। उन्होंने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 173 सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की विधिक आधारशिला यानी लीगल फाउंडेशन है। एकदम सही। और इस फाउंडेशन का मजबूत होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एफआईआर कोई सजा नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। हाँ, अगर एफआईआर समय पर दर्ज होगी तभी सबूत समय पर इकट्ठे किए जा सकेंगे। अगर एफआईआर में ही महीनों लग गए तो न गवाह मिलेंगे न सबूत बचेंगे। बिल्कुल। इसलिए न्याय में देरी ना हो, इसके लिए पहली ईंट का सही समय पर रखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। क्रिमिनल लॉ में एक कहावत है कि समय के साथ सबूत पिघलने लगते हैं। बहुत खूब कहा। इसीलिए धारा 173 का हर एक क्लॉज, चाहे वो ईएफआईआर हो, चाहे जीरो एफआईआर हो या फिर मजिस्ट्रेट का दखल हो, सबका एक ही मकसद है, टाइम बचाना और सच को रिकॉर्ड करना। जब हम सीआरपीसी से बीएनएसएस के इस सफर को देखते हैं तो ये साफ नजर आता है कि हमारी न्याय प्रणाली अब केवल कागजों पर सिमटी नहीं रहना चाहती, वो मॉडर्न तकनीक को अपना रही है और पुलिस की जवाबदेही भी तय कर रही है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, वो आम नागरिक को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि सिस्टम उसके खिलाफ नहीं है बल्कि उसके साथ खड़ा है। इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये जो नया कानून है बीएनएसएस, ये सिर्फ पुराने सेक्शंस के नंबरों को शफल करने का कोई गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सोच का बदलाव है, एक ऐसी सोच जो सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाना चाहती है। आज के इस गहन विश्लेषण ने इस उलझे हुए कानूनी विषय को, मुझे लगता है, हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। आज हमने ईएफआईआर और डिजिटल वेरिफिकेशन की बात की, अब जरा इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। जब किसी आम इंसान के लिए बिना किसी डर के, बिना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे और बिना किसी झिझक के अपने फोन से अपराध की रिपोर्ट करना रोजमर्रा की बात हो जाएगी, तो क्या इसका हमारे समाज की मानसिकता पर कोई गहरा असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्या रिपोर्ट करने की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसानी उन अपराधियों के मन में एक परमानेंट डर पैदा कर देगी जो अब तक यही सोचते थे कि अरे छोड़ो, कौन पुलिस के पछड़े में पड़ेगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो नई डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, ये आने वाले कल में इंस्टेंट जस्टिस या त्वरित न्याय की दिशा में हमारे देश की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है? ये वाकई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सिर्फ वकीलों या जजों को नहीं, बल्कि हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि कानून तभी काम करता है जब समाज उसे अपनाता है। बिल्कुल सही बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय को हमारे साथ अनपैक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।